नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके और हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। कोशिश हम हर बार ये करते हैं कि एक नए विषय को चुनें, उस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करें अपने स्टूडियो में बैठकर। आप और हम सभी जानते हैं कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। इस समय भी चल रहा है, तो हम बहुत लाजमी है कि आज भी हम इसी विषय पर बहुत सारी बातचीत करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है, क्या हमारे देश में आज भी लोग इतने जागरूक हैं कि हम नेत्रदान का पहले से ही संकल्प ले लेते हैं। बहुत सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं। नेत्रदान कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन नेत्रदान कर सकता है, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, बहुत सारी बातचीत आज हम इसी विषय पर करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है और फोन इन पर आधारित है। यानी कि अगर आपके पास भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है नेत्रदान को लेकर या मोतियाबिंद विषय को लेकर, तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ तक अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं। आपको ज़रूरत है हमारे स्टूडियोज़ के नंबर की, तो सबसे पहले आप हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप हम तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि अपने प्रश्नों को पहुंचाने वाले हैं। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428042। नंबर्स लिख लिए हैं आपने तो मिला लीजिए। 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, हमसे बातचीत शुरू हो जाती है, तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए। अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए, अपना प्रश्न पूछिए, उसके बाद आप टीवी पर अपने उत्तर को सुन सकते हैं। विषय एक बार फिर से बता देती हूं, नेत्रदान, और साथ ही हम चर्चा करेंगे मोतियाबिंद विषय पर भी। इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर के वरिष्ठ नेत्र सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चिराग बहुगुणा। आप गांधी नेत्र चिकित्सालय से आमंत्रित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सर, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा ये सजीव प्रसारण है और हमारे बहुत सारे दर्शक भी हमसे जुड़ सकते हैं, उनके कॉल्स आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सर, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं। हर साल हम मनाते हैं, शायद ये 33वां हम मना रहे हैं नेत्रदान पखवाड़ा। 36वां हम मना रहे हैं। अच्छा, 36वां नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं हम लोग। तो सर, इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य हम जानना चाहेंगे, क्यों मनाया जाता है ये? देखिए, नेत्रदान पखवाड़ा का मेन उद्देश्य तो है पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना कि हमारे देश में कितने लोग काली पुतली के रोग के कारण ये खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि नेत्रदान पखवाड़ा केवल 2 ही हफ्ते का है। ये 365 डेज 24/7 ओपन है। आप कभी भी जाके नेत्रदान की प्लेज ले सकते हैं। ये 14 दिन हमने इसलिए बनाते हैं ताकि ये लोगों को, आम लोगों को हम इनके बीच पहुंच सके और जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सके। यानी कि वैसे चर्चाएं तो पूरे साल होती है, बिल्कुल, लेकिन खास तौर पर तवज्जो इन दिनों में, यानी कि 14 दिन के जो नेत्रदान पखवाड़ा हम मना रहे हैं, ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो किस तरह से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से फैलाते हैं लोगों के बीच? इसमें हम हॉस्पिटल लेवल पे सबसे पहले पूरे बैनर्स लगाते हैं और डिफरेंट लोगों को हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिन्हें काली पुतली का रोग है, और उनको हम मेंटेन करते हैं कि क्या आपको काली पुतले के ऑपरेशन से फायदा होगा, तो वो लोग भी उस टाइम पे आते हैं। सर, जैसे आप काली पुतली बोल रहे हैं, उसके बारे में बताएं, क्या रेटिना की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, काली पुतली, अगर आप, ये मॉडल है हमारे पास, अगर इसको हम देखेंगे दर्शकों को अच्छा समझ में आएगा। देखिए, आँख का ये मॉडल है, ठीक है। इसमें आँख को सबसे एंटीरियर, मतलब सबसे आगे एक पारदर्शी लेयर कवर करती है, जिसे हम काली पुतली या कॉर्निया कहते हैं। तो ये काली पुतली है। तो नेत्रदान में पूरी आँख को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, केवल इसी पार्ट को, काली पुतली जो पारदर्शी होती है, उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये मेन चीज़ है। अच्छा, तो इसके बारे में सर हम बातचीत आगे जारी रखेंगे पूरे प्रोग्राम में। पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले कॉल ले लेते। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। हेलो
जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं मोहन सिंह जी बोल रहा हूँ। मैं रुद्रपुर नैनीताल जिले में पड़ता है, उत्तराखंड के। जी जी तो मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी माताजी की उम्र 80 साल के आसपास है। उनका एक बार मोतियाबिंद का आंख का ऑपरेशन हो रखा है जी और फिर दोबारा वो उसमें फिर मोतियाबिंद आ रहा है, उसमें सफेद सफेद जैसा आ रहा है जी। तो उसके लिए क्या करें? क्या ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा या कोई दवाइयों से ठीक हो जाएगा? नहीं देखिए, एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन आ जाता है और उसमें अगर लेंस प्रत्यारोपण कर दिया है तो लेंस के पीछे एक जाली सी आ जाती है जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही होगी। यदि उसमें लेंस के पीछे जाली आ गई है तो लेज़र से उस जाली को सफलतापूर्वक काटा जा सकता है और उनकी रोशनी दोबारा वापस आ सकती है। सर ये एक आम समस्या है जो इन्होंने पूछा है। देखिए, आँख का जो हम लेंस प्रत्यारोपण करते हैं, एक जैसे आप देख रहे हैं ये लेंस है। लेंस एक बैग के अंदर कवर्ड होता है। जी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो बैग को प्रिजर्व कर लेते हैं और उस बैग के अंदर लेंस को इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, बैग में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। वो सेल्स दे ग्रो फॉर लाइफ टाइम, वो ज़िंदगी भर ग्रो करते रहते हैं। जी जब हम उसमें आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं तो कुछ कई सेल्स छूट जाते हैं। अच्छा वो सेल तो जीवित है तो अभी भी ग्रो कर लेते हैं, तो लेंस के पीछे दे माइग्रेट, तो पीछे चले जाते हैं और सफ़ेद झिल्ली से बन जाती है। तो लोग दोबारा कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन कराया था 10 साल बाद, 10 साल हो गए, फिर हमें दिखने दिक्कत हो गई। तो हम जब मशीन से देखते हैं लेंस के पीछे एक सफ़ेद झिल्ली आ गई है, जैसे कि मोहन सिंह जी ने अभी बोला। जी अगर वो झिल्ली है तो उसे लेज़र से सफलतापूर्वक काटा जा सकता है। अच्छा, फिर से रिमूव करना, ये जी, एक आम समस्या है जी। और इसमें आसानी से दिस इज अ पेनलेस प्रोसीजर है। आपको मशीन पे बैठना है और आपको फोकस करना होता है एमिंग बीम को बैक में और उसको झिल्ली को लेजर से काट दिया जाता है। इसमें कोई दर्द भी नहीं घबराने की बात नहीं है, कोई बात डरने नहीं, की भी कोई बात जरूरत नहीं है। ये एक आम समस्या है जो कि ऑपरेशन के बाद फिर से हो सकती है। इसलिए जो है आप एक बार से अपनी माताजी को फिर से डॉक्टर के पास लेके जाइए, उनका चेकअप जरूर करवा दीजिए। हो सकता है जो झिल्ली बन रही है उसको रिमूव करवाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। सर एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। देहरादून से चंदन बोल रहा हूँ। जी चंदन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए प्रश्न। जी मेरी सीधी आंख है जी उससे हल्का सा धुंधला दिखाई देता है जी। लेकिन अगर मैं किसी चीज को लगातार देखता हूँ तो फिर वो थोड़ी देर में साफ हो जाता है जी सर, एज बता दीजिए। जी 65। जी जी ओके। जी डॉक्टर साहब को दिखाया तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी ये सीधी आंख में जो हल्का सा धुंधला दिखाई देता है, जी। मैं जानना चाहता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं देखिए, चश्मा नहीं पहनता हूँ। चश्मा नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो चश्मे की जांच कराना। चश्मा नहीं पहनता हूँ, मैं अखबार पढ़ लेता हूँ, मुझे पास की दिक्कत नहीं है पढ़ने में अखबार। हाँ, तो दूर का आपको दूर का ठीक दिखता है सर? जी 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 बिल्कुल। मोबाइल यूज करते हैं आप? जी करता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है कि कई बार आप पलक झपकने के बाद कुछ टाइम बाद आपको साफ दिखना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ जी। तो अच्छा। इस चीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी ये तो आपको देखने के पश्चात ही हम कह सकते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस आ रही हो। जब आप पलक झपक रहे हैं तो वो जो आंख का सर्कुलेशन होता है, पानी घूमता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। जी जी। तो एक कारण ये हो सकता है सर। अच्छा, ड्राइनेस की समस्या हो सकती समस्या है? हो सकती है। अच्छा, तो सर क्या करें, किस मतलब बिना जांच के तो पता नहीं चलेगा बिना जांच के ड्राइनेस है या नहीं है? हाँ जी, उसके लिए आपको नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना ही पड़ेगा। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जी वो हम देखते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, उसके आधार पर बताते हैं आपको ड्राइनेस है कि नहीं। और वो प्लेन लुब्रिकेंट दवाइयाँ आती हैं, डालने से ठीक हो जाती है। बहुत ज्यादा समस्या के आपको तो नहीं लग रही कोई बहुत बड़ी अभी समस्या है? इनके केस में नहीं लग रही। अच्छा, तो चंदन जी मुझे उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास अपनी आंख की जांच जरूर करवा लें। हो सकता है ड्राइनेस की समस्या हो सकती है आपको, क्योंकि जो थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वो ड्राइनेस की वजह से हो सकता है। कारण और भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जांच की जरूरत है। सर जैसे नेत्रदान पखवाड़ा में हम बात करते हैं, हम क्यों नहीं जैसे हम जिनके पास आंखें हैं इस खूबसूरत दुनिया को वो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इस दुनिया में इतनी खूबसूरती जो है उसको नहीं देखा है। जी। ये जो हम एक बोलते हैं कि हमें जीते जी एक शपथ पत्र भरना होता है, शपथ लेना होता है,
और ये जो है महादान है और इस महादान को हम सबको करना चाहिए। एक शपथ पत्र होता है, मृत्यु के उपरांत ही जो हमारी आंखें हैं वो डोनेट की जाती हैं। तो सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में ये कहा जाता है कि जितना भी हम अवेयरनेस फैला लें, लोग उतने अवेयर नहीं हो रहे हैं, उतनी हमें जितनी कॉर्निया की ज़रूरत है उतने लोग नहीं हमें मिल रहे हैं। 12 से 15 लाख लगभग लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि हर वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है, उसके बाद भी लेकिन कॉर्निया हमें मिलते हैं 30 से 32 हजार जी, उससे ज्यादा हमें नहीं मिल पाते। इसका मतलब है कि समस्या है। सर इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी डॉक्टर साहब पूर्ण विचार प्रणाम। मैं तेजपाल विश्व नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में मनोरंजन। डॉक्टर साहब ये सवाल का जवाब क्या है बताइए। हाँ जी बोला। हाँ डॉक्टर साहब पहले सवाल तो मैं जो लोगों ने ब्लड शुगर हो जाना वो मुकाम को मचा मोतियाबिंद होना चांस ज्यादा रहना या आंखा रोशनी कम होना चांस रहना। नंबर 1 सवाल से खरीद दूसरा सवाल का साथ से मेरी हाल है कि मोतियाबिंद जो ऑपरेशन किए मक्का तो खर्चा है जाना है। और अगर हम अटल आयुष कार्ड है जो स्वास्थ्य कार्ड बने हो तो वह निःशुल्क भेजा जरा एक जवाब में तक संतुष्ट भेजिया सर जी। ब्लड शुगर और आंख के बारे में आपस में यूं क्या सिद्धांत हुई सर जी। जी जी आपन दुई सवाल पूछा छन। तो पहले सवाल के जवाब से कि जो ते शुगर बीमारी से मधुमेह से सर हम चाहेंगे आप हिंदी में जवाब दें। जी अगर जिनको शुगर की बीमारी है तो ऐसे लोगों में मोतियाबिंद जल्दी आने की संभावना है। दूसरा ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना भी ज़्यादा है ऐसे लोगों में। तो उसमें पर्दा खराब होने की चांसेस ज़्यादा है, पर्दे में खून आ सकता है, सूजन आ सकती है। तो हर वर्ष आपको डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन मतलब हर साल दवाई डलवा के अपने पर्दे की जांच तो करानी ही करानी अगर आपको शुगर है जी। मोतियाबिंद उनमें ज़्यादा आ ही सकता है। दूसरा इनका सवाल था कि आयुष्मान कार्ड जी। आप अगर किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क है। और आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता आपको केवल किसी प्राइवेट अस्पताल में ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं जो कि किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन करता है तो वो आपको निःशुल्क है। बिल्कुल, इन्होंने खर्चा भी पूछा था। तो सरकारी अस्पताल में अगर आप जाके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं बिल्कुल निःशुल्क है। आयुष्मान कार्ड की आपको जरूरत तब पड़ जाती है जब आप किसी प्राइवेट संस्था में जाके या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अगर आप करवाना चाहते हैं ऑपरेशन, तब जाकर ही आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत। सर मैंने आपसे पूछा था कि लगभग 80 लाख लोग एक साल में मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी भी हमें जो कॉर्निया है 30,000 32,000 ही मिल पाते। क्या वजह है? देखिए सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है इस केस में। आप देखिए जनरल उसमें देखिए कि कितने ही आँख के जो सर्जन हैं वो कॉर्निया स्पेशलिस्ट है, ऐसा बहुत कम है। और कितने ही करिकुलम में ही नहीं है मतलब, है ना। तो ये चेंज करने की ज़रूरत है कि हर मेडिकल कॉलेज में कॉर्निया स्पेशलिस्ट हो या उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाए सबसे पहले। दूसरा लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम लोग प्लेज करते हैं आँख का, वो प्लेज ज़रूरी नहीं है कि प्लेज किए तो कन्वर्ट हो जाए आँख नेत्रदान में जी। तो ये पता होना चाहिए कि जब भी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सबसे नियरेस्ट कीन है, रिश्तेदार है, उसे पता होना चाहिए कि इसने प्लेज की है। और ये पावर अभी उसके पास ही है, रिश्तेदार के पास ही है कि वो बोलें कि जब उनकी मृत्यु हो गई आई बैंक को फ़ोन करें और फिर बताएं। जी जी, है ना। कई बार वो इमोशनल माहौल होता है, कोई फ़ोन नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाते। सर बातचीत जारी रखेंगे, कॉलर हैं जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इनसे बात करना चाहती थी। बिल्कुल हम आपकी बात करवाएंगे, आप अपना पहले नाम बता दीजिए हमें। बताया तो था राजकुमारी शुक्ला। अच्छा राजकुमारी जी, पहले टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, उसके बाद किस जगह से आपने फोन किया ये भी बता दीजिए, फिर अपना प्रश्न पूछिए। जी राजकुमारी जी, जल्दी से प्रश्न पूछिए। जी मेरा बेटा है 22 साल का जी, तो उसको 3 साल हो गए, चश्मा लग गया है, वो अब ऑपरेशन करवाना चाहती जी। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से प्रश्न पूछिए। आंखों में चश्मा लगा है, अभी 22 साल का ही है जी। तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि ऑपरेशन करवा लो ठीक हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता है ठीक हो जाती है? जी सर। देखिए ये देखना पड़ेगा कि चश्मे का नंबर कितना है
और सर लेंस की हो सकता है बात हो, चश्मा हटे लेंस लगे, ऐसा कुछ देखिए है? क्योंकि चश्मा 22 साल हटाने की के बात कर लिए रहे हैं। देखिए बहुत ऑप्शंस हैं। जी। पहला ऑप्शन है कि अगर ये चश्मा नहीं पहनना चाहते तो कॉन्टैक्ट लेंस पहने, बिल्कुल। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। दूसरा है कि एक कॉर्नियल सर्जरी कराएं, जिसे आम भाषा में लेसिक लोग कहते हैं, एक वो कराएं। तीसरा है ये क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करवा लें, जो आंख में जो लेंस है उसको हटा के आर्टिफिशियल लेंस डालें। चौथा ऑप्शन है कि आंख में आईपीसीएल एक और नया लेंस है कि आंख का लेंस भी वह है, उस लेंस के ऊपर एक और पतला सा लेंस है, वो डलवा सकते हैं। पर ये सब देखना पड़ेगा कि ये आंख इस सब ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं। सर इन्होंने ये बोला कि इनके बेटे की उम्र 22 साल है, चश्मा लगा हुआ है, और जहां ये गए होंगे उन्होंने ये कहा है कि चश्मा हट जाएगा, ऑपरेशन करा लो, आंखें ठीक हो जाएंगी। ठीक होने की बात क्या समझ में आई? देखिए इससे तो हम चश्मा ही हटा सकते हैं बस, है ना। और पहले पर्दा देखना पड़ेगा, पर्दा ठीक है कि नहीं। वो पर्दा वगैरह का ऑपरेशन नहीं की बात कर रहे हैं, इसमें केवल चश्मा हटाने की बात कर रहे हैं। तो चश्मा हटाया जा सकता है। अब आंखें ठीक है कि नहीं ये वो वही बता सकते हैं जो इनको देख रहे हैं। नहीं, चश्मा लगा है तो विजन में प्रॉब्लम होगी या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है। कोई ना कोई दिक्कत जरूर है जब चश्मा लगा है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि चश्मा हटे, विजन ठीक है, तो जो दिक्कत उनको है वो ठीक हो सकती है, या कुछ ना कुछ चेक करके ही पता देखिए चलेगा? चेक करके ही पता लगेगा कि ऐसे हम नहीं बता सकते। ऐसे बता नहीं सकते। तो हम अपने राजकुमारी जी, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि आपको देखिए डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। जब आपको किसी डॉक्टर ने ये कहा है कि आपके बेटे का चश्मा हट जाएगा और आंखें ठीक हो जाएंगी, तो आप जाके दिखा दीजिए। हो सकता है लेंस लगाने की भी बात हो सकती है। कहना चाहूंगा कि अगर आपको चश्मा लगा है तो ये मत सोचिए आंखें खराब है। हर बहुत लोगों को चश्मा लगा हुआ है, मुझे भी लगा हुआ है, पर मेरी आंखें ठीक है बिल्कुल। तो ये मत सोचिए चश्मा लगाए तो आंखें खराब है। आप अगर देखेंगे 90% लोगों को चश्मा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें से भी 90% लोग नहीं पहन रहे। पर ये बिल्कुल मत सोचिए, अपने मन से धारणा निकाल दीजिए कि चश्मा आपने पहना है तो आंखें खराब है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे प्लेज की हमने बात की, शपथ पत्र हमने भरा है, लेकिन बावजूद इसके जो है परिवार वालों को पहले पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम मृत्यु के बाद कुछ घंटों में ही करवाना बहुत जरूरी है। सर इसका उत्तर बाद में दीजिएगा। कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे कट गया। जी सर, आप बताएं। देखिए कॉर्निया प्रत्यारोपण जितना जल्दी मृत्यु के बाद दिया जाएगा कॉर्निया, उतना अच्छा होगा। पर ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस कमरे में एसी और पंखे आप बंद करें। जी। जिसकी मृत्यु है पलकें आप बंद कर लें और सर के नीचे तकिया रख लें और आँख के चारों ओर की चमड़ी साफ कर लें। और एकदम आँख खुली नहीं होनी चाहिए, उस कमरे में पंखा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आँख की पुतली सूख जाएगी। और इसमें और प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई बार डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है जल्द से जल्द चीज़ें निकालने से पहले। तो आई बैंक के काउंसलर होते हैं, ये अगर आप उनके थ्रू जाएंगे देन दे विल ऑल्सो अरेंज फॉर डेथ सर्टिफिकेट ऑल्सो। अच्छा, तो नियरेस्ट आई बैंक में कॉल करना सबसे इजी है, कर सकते हैं जी। कई आई बैंक नहीं है तो आई बैंक रिट्रीवल सेंटर भी होते हैं, जो आई बैंक नहीं है बट वो रिट्रीव करने वहाँ से टीम आ जाती है, तो वो भी कर सकते हैं जी। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात एक ये भी आ जाती है, ये जरूरी नहीं है कि शपथ पत्र भरा हो तभी हम आई डोनेट करें। परिवार की इच्छा भी हो सकती है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दान है जी। क्योंकि हम नेत्रदान ही नहीं, अब तो हम देहदान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नेत्रदान बहुत पहले से हम बात करते आए हैं, लेकिन अब तो देहदान की हम बात कर रहे हैं, और इससे बड़ा पुण्य का काम तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सर परिवार वाले भी क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ये पावर परिवार वालों के पास है। अगर मनुष्य की डेथ होती है, अगर उसकी खुद की इच्छा है तब तो देना ही चाहिए, बट अगर परिवार वाले चाहें कि अगर मृत्यु हो चुकी है वो चाहें तो वो भी नेत्रदान करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्लेज करना ही करना है। अच्छा। आप प्लेज अपने मन में भी ले सकते हैं, अपने हृदय में भी ले सकते हैं। सर कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉल लेते। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। लाल सिंह बोल रहा हूँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए। मेरा आँख दोनों आँख बचपन से दोनों आँख खराब है ना, एक आँख में थोड़ी रोशनी है, एक आँख में बिल्कुल नहीं है रोशनी। क्या मुझे दूसरी ये जो जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी है उसमें ये आँख चेंज हो सकती है, कहीं लग सकता है दूसरी आँख? आपकी आंखें बचपन से ही खराब है? बचपन से ही खराब है, 2-3 साल का था मैं, उसके बाद ऑपरेशन कराया ना, ऑपरेशन भी खराब हुआ कुछ, वो एक आँख तो बिल्कुल चली गई। एक आँख में थोड़ी बहुत रोशनी है, कम से कम 30% करीब रोशनी है उसमें, या फुल रोशनी आ सकती है उसमें इलाज करके, या दूसरी आँख लग सकती है, चेंज हो सकती है? जी सर। देखिए लाल सिंह का जवाब क्वेश्चन है कि दूसरी आँख बदल सकते हैं कि नहीं। तो मैंने पहले ही बताया कि आँख कभी ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, केवल काली पुतली ट्रांसप्लांट की जा सकती है। दूसरा,
हमें देखना पड़ेगा इनके केस में कि कारण क्या है रोशनी कम होने का। अगर काली पुतली चेंज होने के बाद रोशनी उसी की आएगी जिसके बाकी सारी चीज़ें ठीक हों, ऑप्टिक नर्व ठीक हो, पर्दा ठीक हो, तो ही रोशनी वापस आएगी। तो ये सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या पैथोलॉजी है, हम किसको हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है। कहीं डॉक्टर को दिखाया है? हेलो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। जी सर। अब सर जैसे इन्होंने कहा कि एक आंख में 30% तक रोशनी है, अभी दिखाई दे रहा है, तो क्या या उसको उतना ही मेंटेन करके रखा जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है? ऐसा तो नहीं कहीं धीरे धीरे वो भी नहीं, देखिए इसका कारण जब तक पता नहीं होगा कि ये कहीं डिजेनरेटिव डिजीज तो नहीं है या पर्दे की कोई बीमारी है। अच्छा, जब तक देखेंगे तो नहीं। कॉर्निया लगाने के लिए भी शर्तें हैं? देखिए शर्तें, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसको करना है और किसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं भी करना। अच्छा, किनको हो सकता है सर, ये बताएं। देखिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट उसी को करना है जिनका बाकी चीज़ें सब ठीक हों। अच्छा। काली पुतली ठीक, काली पुतली में प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, काम सही कर रही है, ऑप्टिक नर्व सही काम कर रही है, पर्दा ठीक काम कर रहा है, इंटरनल पार्ट जो आंख का है बाकी वो चीज़ें पूरा ठीक होनी है। चाहिए, जी। तभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट उसमें सफल हो पाएगा। अच्छा, तभी हो अब पाएगा। ऐसा नहीं है जिसको पूरी नस सूख गई है उसमें हम ट्रांसप्लांट कर लें तो उन्हें कोई, क्योंकि देखिए यहाँ से रेज जाती हैं पर्दे में, पर्दे से फिर दिमाग में जाती हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अच्छा, तभी जाके तभी ये ऑपरेशन- सफल हो पाएगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन कराने का क्या तरीका है? जैसे हमें पता है बचपन से ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि हमें कॉर्निया की जरूरत है, तो कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं? क्योंकि डोनेट अगर हम कर रहे हैं तो किसी को लगेगी भी तो वो। जी, जैसे आप डोनेट करते हैं तो वो आई बैंक में प्रोसेस हो जाती हैं। अच्छा, और आई बैंक के जो डॉक्टर होते हैं, इंचार्ज होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं पेशेंट का। जैसे कि एम्स दिल्ली में है और एम्स ऋषिकेश में भी वो स्टार्ट हो गया, तो वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि सबसे जल्दी ज़रूरत किसको है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या? वो उनका फ़ोन नंबर भी रख लेते हैं, वहाँ से फिर फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, हमारे पास अभी पुतली आ गई है और आपको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है सर, कॉल ले लेते हैं पहले, फिर बातचीत जारी रखेंगे। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। मैम नाम वीरेंद्र पांडे। जी, किस जगह से फोन किया सर आपने? मैम आपने अपने पापा का आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था। जी, एज बताइए। कब? एज 7 साल। 60 हाँ 60 साल। जी, 60 साल के हैं इनके पिताजी और जी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, यही पूछ रहे हैं ना आप? जी सर। जी मैम। जी सर बताइए। तो आप आपके अल्मोड़ा में हमारा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाके डॉक्टर को दिखा के जी, अपनी तारीख ले सकते हैं। वो डॉक्टर पूरा चेक कर लेंगे कि क्या वाकई इन्हें मोतियाबिंद के कारण कम दिख रहा है। अगर केवल मोतियाबिंद के कारण ही कम दिख रहा हो तो ऑपरेट कर लेंगे। हमें उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सर। अच्छा, ये भी बता दीजिए, मोतियाबिंद, हर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना जरूरी है या किसी दवाई से ठीक हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा दवाई से ठीक होना तो मैं नहीं कहूँगा, अभी इस पे काम चल रहा है, लेनोस्ट्रॉल करके एक सॉल्ट है, अभी ये आया नहीं है। ठीक है। बहुत से लोग, जैसे आपने आज सही सवाल पूछा, बहुत से लोग ऐसी दवाइयाँ डाल रहे हैं जिस प्रकार हम बढ़ती हुई उम्र नहीं रोक सकते, मोतियाबिंद भी एक लेंस की उम्र बढ़ती जा रही है तो मोतियाबिंद में तब्दील हो रहा है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि दवाई डालें ठीक हो जाएगा। हाँ, पर बहुत सारे, ये भी आपका सवाल अच्छा है कि हर मोतियाबिंद में ऑपरेशन कराना आवश्यक है कि नहीं। आपको पहले अपनी नीड देखनी है, प्रोफेशनल नीड, बहुत सारे इसमें कुछ रूल्स होते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के। अगर तो आप जैसे कि ये मैं दिखाऊँ आपको, जैसे कि ये लेंस हमने मान लिया किसी का लेंस है जी, और हम देख रहे हैं इस लेंस को, आप देख रहे हैं लेंस के चारों ओर का एरिया वाइट हो गया, मतलब चारों ओर का एरिया सफ़ेद हो गया, बस सेंट्रल पार्ट अभी भी क्लियर है। जी। तो सारी रेज सेंट्रल से जा रहे हैं, तो ये अभी रुक सकते हैं, अच्छा, बहुत जल्दी नहीं है, इमरजेंसी ऐसा नहीं इमरजेंसी नहीं है। हाँ, जी, थोड़ा बहुत रात को ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, नाइट ड्राइविंग अवॉइड करें। जी, दूसरा केस है ये, इनको आप देखेंगे केवल सेंट्रल एरिया में ही सफ़ेदी है, बाकी एरिया सारा क्लियर है, पर सेंट्रल एरिया से रेज जाती हैं जिससे हमें दिखाई देता है। ऐसे केस को जल्दी कराना पड़ सकता है। जी। तो अगर सेंट्रल एरिया इन्वॉल्व हो गया है लेंस का, तो ऐसे केस में आपको तुरंत ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि हमें ये तुरंत ऑपरेशन करवाना है कि या नहीं। अभी थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। सर, एक कॉलर है जो जी, जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। किससे बोल रहा हूँ? जी देवेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैडम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। पहला क्वेश्चन ये है कि देखा जाता है आमतौर से कि जो लोग बढ़ती उम्र में 2 रोग होते हैं, एक तो मोतियाबिंद का
जी। और दूसरा ये है कि एक तो नजदीक की, सबसे शुरू में 40 के बाद ये स्थिति आती है कि लोगों को नजदीक की पढ़ने की दिक्कत होती है, बाद में फिर वो दूरी भी ब्लर होने लगती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि 90 की एज, 95 की एज तक भी मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि उनको वो अखबार बड़े आराम से पढ़ पाते हैं, दूर का नजदीक का सब चीजें उन्हें बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो ऐसा क्या साइंटिफिक फैक्टर है कि जिसकी वजह से उन लोगों की जो नजरें हैं उनको ना तो मोतियाबिंद होता, ना ही चश्मा लगता, और वो इतनी एज तक भी लाइफ लॉन्ग भी पढ़ते रहते हैं या दूर की चीजें, सब चीजें देखते रहते हैं, इवन लेडीज सिलाई करती रहती हैं जी। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या फैक्टर है कि जिससे उस चीज को अटेंड किया जा सकता है और आगे लोगों को चश्मा ना लगे या कोई दिक्कत इस तरह की ना आए जी। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी की आंख में पर्दे में कोई दिक्कत आ गई और वो उसकी वजह से उसे जो है कोई पार्ट किसी भी व्यू का एक पर्टिकुलर हिस्सा नहीं दिखता है जहां भी वो फोकस करता है, जी जी। तो क्या इसका कोई इलाज है कि या इसका केवल कॉर्निया प्रत्यारोपण ही एक इलाज बचता है? सर जी। 2 प्रश्न हैं। पहला सवाल इनका है कि कई लोग 80 या 90 साल के हो चुके हैं, वो अपना नज़दीक का काम अखबार पढ़ रहे हैं या सुई धागा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। ऐसे कई लोग हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, जैसे 80-90 साल के हो जाते हैं, उन्हें जनरली ऐसे केस में न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस कहते हैं हम उसे, मतलब मोतियाबिंद आना शुरू हो गया। न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के कारण जो लेंस की डेंसिटी बढ़ गई है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, तो उन लोगों को माइनस नंबर आ जाता है अपने आप। अच्छा। तो वो लोग नज़दीक का बिल्कुल आराम से पढ़ लेते हैं जिनको माइनस नंबर होता है। इस चीज़ को सेकंड साइड भी कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में। तो पहले ऐसा हो सकता है कि उनको दूर का साफ नहीं दिख रहा हो, पर नज़दीक का बहुत साफ दिख रहा हो। तो दिस इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, मतलब मोतियाबिंद उनको आना शुरू हो गया है और उस मोतियाबिंद की वजह से लेंस का जो नंबर है माइनस में चला गया है, आँख का नंबर माइनस में चला गया है। इसके कारण वो नज़दीक का बड़े आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला। सर जेनेटिक रीजन भी हो सकता है? नहीं, जेनेटिक किस चीज़ के लिए? जैसे इन्होंने कहा कि 80-90 साल तक किसी को चश्मे की जरूरत नहीं होती, वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो वही ऐसा मैं हो बता रहा हूँ सकता कि है? माइनस नंबर आ जाता है मोतियाबिंद की कोई वजह से। जेनेटिक ऐसा कोई ऐसा रीजन कुछ नहीं, ऐसा कुछ जी नहीं। जी जी। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। दूसरा प्रश्न था कि अगर पर्दे में कोई, तो देखना पड़ेगा कि पर्दे में क्या दिक्कत है और क्या वो ठीक की जा सकती है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बिना कह नहीं सकते कि क्या दिक्कत है, और तो दिक्कत जानना ज़रूरी है। पहले पर्दे में क्या दिक्कत है, उसका समाधान उसके हिसाब से है। और दूसरा इन्होंने पूछा कि क्या पर्दे का प्रत्यारोपण तो अभी यहाँ नहीं है, बट कुछ अभी प्रत्यारोपण हुए हैं पर्दे के, पर यहाँ नहीं, अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। अभी सबसे सफल केवल कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही है। जी सर, एक कॉलर और जुड़ जी। चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी नमस्ते मैडम। सर नाम बता दीजिए। नमस्ते सर, नाम बता दीजिए और किस जगह से फोन किया है, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए जल्दी से। जी राकेश बोगला है, कृष्णनगर टेलीविजन। जी राकेश जी, पूछिए प्रश्न, जल्दी से पूछिए। मैडम मेरा जो है कोरोनिया में अवसर बताया है कि लेंस होते हैं ना जी। कोरोनिया का अवसर बताया मैडम, इसके लिए कुछ मुझे जो है क्या करना पड़ेगा? सर समझ में आया आपके कॉर्नियल प्रश्न? अल्सर बताया आपको? हाँ, कोरोनिया का अवसर बताइए है। जी जी जी। जी जी सर बताएं। अगर कॉर्नियल अल्सर बताया, इसका मतलब ये ऑलरेडी किसी आई सर्जन को दिखा चुके हैं अच्छा, शायद। जी जी जी। आप पहले डॉक्टर से मिल चुके हैं ना, आंखों के डॉक्टर से दिखा चुके हैं? श्रीनगर में दिखा चुका हूँ और नगर में जी जी। वहाँ पे हॉस्पिटल में दिखा चुका हूँ मैडम इसको, और वो कह रहे थे कि आप यहाँ नहीं हो पाएगा, आप बाहर जाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी अच्छा, सर। अगर देखिए कॉर्नियल अल्सर है तो हमें देखना है अल्सर किस चीज़ के कारण हुआ है, या बैक्टीरिया के कारण है, फंगस है कि वायरल अल्सर है। तो इससे सबसे पहले पैथोलॉजी की जांच भेजनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किसके कारण है। अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ शुरू करेंगे, फंगल है तो एंटी फंगल, और वायरल अल्सर है तो एंटीवायरल शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये प्रॉपर हील हो जाएगा, फिर देखेंगे कि इसकी पारदर्शिता कितनी बाकी है। अगर पारदर्शिता बची है तो बिना किसी प्रत्यारोपण के काम चल जाएगा। अगर 70 to 80% कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया या कॉर्निया की लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, तो देखा जाएगा कि इनमें प्रत्यारोपण की आवश्यकता है कि नहीं।
अच्छा, तो पहले हमें कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, पहले उसका अल्सर का इलाज होगा, अल्सर का इलाज होगा, बिल्कुल, उसके बाद ही जाके जो उसके भी बाद आगे का ट्रीटमेंट होगा वो जी। होगा। अच्छा सर, समय सीमा में बंधे हैं, चलने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश में जैसे मैंने अभी कहा मृत्यु तो है पूरे वर्ष में 80 लाख के जी, लगभग, जी। लेकिन कॉर्निया हमें मिलती है अभी भी 30-32 हजार, जी। है ना। तो सबसे बड़ी ये भ्रांति है हमारी सोसाइटी में कि अगर हम नेत्रदान करते हैं तो हो सकता है अगला जन्म हमें जो मिलेगा, हो सकता है हम बिना नेत्र के हों या रोशनी ना हो। तो ये जो भ्रांति है इसके बारे में आप बताएं, क्या है? देखिए, अगर आप किसी का भला भला करते जाएंगे तो अगले जन्म में आप और अच्छे बनेंगे। सबका यही, मेरा तो यही सोचना है, आपका भी यही सोचना होना चाहिए। और कई लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करते हैं तो पूरा चेहरा बिगड़ जाएगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब हम नेत्रदान में केवल काली पुतली ही निकालते हैं जी। और उसके बदले लेंसेज आते हैं, लेंस लगा देते हैं और फिर आंख बंद कर देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें किसी ने नेत्रदान किया है, और कोई ऐसा बहुत खून ब्लीडिंग भी नहीं होती है अब। बिल्कुल, और कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, दान से बड़ा महादान है ये, और इससे बड़ा कोई भी पुण्य कार्य नहीं हो सकता। सर, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है नेत्रदान, महादान और मोतियाबिंद विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। हमारे कार्यक्रम का पता है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले सोमवार में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।